नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी प्लेटफॉर्म में। और आज हम शुरुआत कर रहे हैं अपने अगले चैप्टर की, इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन। ये चैप्टर जो है हमारा खंड 1 का बीच में बचा हुआ एक चैप्टर रह गया था, इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन, जिसको मैंने कहा था कि हम भारत के राष्ट्रवाद के बाद में पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको यूरोप में राष्ट्रवाद और भारत के राष्ट्रवाद में अंतर और समानताएं समझ में आई होगी। तो चलिए पढ़ते हैं अपने विश्व इतिहास के एक और टॉपिक को, इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन। क्योंकि विश्व इतिहास में हमने पहले यूरोप पढ़ा था और अब पढ़ेंगे हम इंडो चाइना राष्ट्रवादी आंदोलन के बारे में। भारतीय तो भारत का ही हो गया, खैर वो तो विश्व में नहीं आ सकता। वियतनाम को औपचारिक रूप से, देखो वियतनाम की आज़ादी की बात कर रहा है कि उसे आज़ादी कब मिली थी, 1945 में, यानी भारत से भी पहले। भारत को कब मिली थी, 1947 में। और इंडो चाइना को कब मिली थी, 1945 में। हालांकि इसमें वियतनाम की बात की गई है। इंडो चाइना में 3 देश आते हैं, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। तीनों को जब हम मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है, इंडो चाइना। अभी मैं नीचे आपको नक्शे में भी दिखाऊंगा। 1945 में, यानी कि भारत से भी 2 साल पहले आज़ादी मिल गई थी, लेकिन वियतनाम गणराज्य की स्थापना के लिए वहाँ के लोगों को 30 साल और संघर्ष करना पड़ा। यानी कि जो आज हम वियतनाम देखते हैं उसको बनाने के लिए लोगों को 30 साल और अतिरिक्त अपनी संघर्ष में लगाने पड़े। इंडो चाइना पर केंद्रित इस अध्याय में आपको प्रायद्वीप के एक महत्वपूर्ण देश वियतनाम के बारे में जानने का मौका मिलेगा, क्योंकि वियतनाम की लड़ाई के लिए युद्ध भी हुआ था चाइना के साथ, जिसमें अमेरिका भी शामिल हुआ था। वियतनाम में राष्ट्रवाद का उदय उस प्रकार नहीं हुआ था जिस तरह के यूरोप में हुआ था। यूरोप में कैसा उदय हुआ था, यूरोप में तो वो अपने ही राजा के खिलाफ लड़ रहे थे, और जबकि हमारे भारत और वियतनाम जैसे देशों में वो विदेशी ताकतों के खिलाफ लड़ रहे थे। वहाँ पे वो अपने ही राजा के खिलाफ लड़के राष्ट्रवादी स्थापित कर रहे थे। और हमने जो राष्ट्रवादी स्थापित किया वो कैसे किया था, उन लोगों के खिलाफ लड़के जो बाहर से आके जिन्होंने हमारे पे अपना अधिकार जमा लिया था। वियतनामी राष्ट्रवाद औपनिवेशिक परिस्थितियों में विकसित हुआ। भारत का भी कैसे हुआ था, औपनिवेशिक परिस्थितियों में विकसित हुआ था राष्ट्रवाद, ऐसे वियतनाम में भी हुआ। वियतनाम के विभिन्न समुदायों को मिलाकर एक आधुनिक वियतनामी राष्ट्र की स्थापना में आंशिक रूप से उपनिवेशवाद का ही योगदान रहा। हमारे में भी आंशिक रूप से उपनिवेशवाद था। अगर भाई किसी को उपनिवेश ही नहीं होती तो क्या राष्ट्र की जो स्थापना आंशिक रूप से क्या वो हमारे मन में जन्म लेती, वो नहीं लेती। जैसा चल रहा था वैसा ही चलता रहता, कोई वो नहीं होता, क्योंकि हम किसी गुलाम ही नहीं होते। दूसरी तरफ यह भी सच है कि इस राष्ट्र को रूप स्वरूप औपनिवेशिक वर्चस्व के खिलाफ चले संघर्षों से ही तय हुआ। सीधी सी बात है, जो आज हम देख रहे हैं वो औपनिवेशिक संघर्ष ही तो सही, तो उनका अलग तरीके से जो आज वो दिख रहे हैं वो औपनिवेशिक संघर्ष के बाद ही तो दिख रहे हैं। अगर औपनिवेशिक उनके ऊपर रहता तो वैसे नहीं दिखते। यदि आपको इंडो चाइना के ऐतिहासिक अनुभवों को भारत के अनुभवों से मिलाकर देखें तो पाएंगे कि इन दोनों समाजों में औपनिवेशिक साम्राज्य का आचरण और तौर तरीके जो थे वो अलग अलग थे। क्या थे, यानी कि दोनों का शोषण करने का तरीका अलग था। यहाँ पे शोषण करने वाला था शुरू में फ्रांस, और हमारे देश में कौन था, ब्रिटेन। दोनों का तरीका अलग अलग था, वो आगे हम पढ़ेंगे कैसे। दोनों जगह उपनिवेशवाद के विरोधी आंदोलन भी अलग अलग तरीके से आगे बढ़ा। यहाँ पे अलग तरीके से बढ़ा, वहाँ पे अलग तरीके से बढ़ा। इन भिन्नताओं और समानताओं को देखते हुए आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि दुनिया के भिन्न भागों में राष्ट्रवाद कैसे कैसे विकसित हुआ। मतलब जो था राष्ट्रवाद दुनिया के, हम 3 जगह के बारे में, 2 जगह के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, तीसरे के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं, यूरोप, भारत और अब इंडो चाइना। तो यहाँ पे राष्ट्रवाद जो था वो कैसे कैसे विकसित हुआ और उसमें समकालीन विश्व की रंगत सूरत तय करने में कितनी अहम भूमिका में निभाई। यानी कि जो समकालीन अब जो विश्व हम देखते हैं उसको जो रंग और सूरत थी उसको तय करने में कितनी भूमिका निभाई। तो ये है उस इंडो चाइना का नक्शा। ये आप देख सकते हैं लाओस, और ये जो इधर से जा रहा है ये है पूरा वियतनाम, हुनोई से शुरू होके हाईफोंग, हुए, देनांग, ये सब वियतनाम के ही एक जगह हैं। और ये है कंबोडिया। तो इन तीनों देशों के समूह को मिलकर जो बनता है वो कहलाता है आपका इंडो चाइना। ये इंडो चाइना का नक्शा था। तो अब इस चैप्टर का जो हमारा पहला टॉपिक है जिसको हम आज डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारा टुडे का टॉपिक है, वो है चीन के साए से आज़ादी। किससे आज़ादी, चीन के साए से आज़ादी। तो आइए चीन के साए से आज़ादी को पढ़ लेते हैं। इंडो चाइना जो है वो 3 देशों से मिलकर बना है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। और ये तीनों देश हैं आपके वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, जो कि चित्र 1 में हम देख चुके हैं। इस पूरे इलाके के शुरुआती इतिहास को देखने पर पता चलता है कि पहले यहाँ बहुत सारे समाज रहते थे, अलग अलग समाज रहते थे। और पूरे इलाके पर किसका साम्राज्य था, शक्तिशाली चीन साम्राज्य का वर्चस्व था, जिसे हम आज उत्तरी और मध्य वियतनाम कहा जाता है। जब वहाँ एक स्वतंत्र देश की स्थापना कर ली गई तो भी वहाँ के शासकों ने न केवल चीनी शासन व्यवस्था बल्कि चीनी संस्कृति को भी अपनाए रखा। यानी कि जिसे हम उत्तरी और मध्य वियतनाम कहते हैं के नाम से उसको जानते हैं। जब वो स्वतंत्र हुआ
तो उस पर चीनी शासकों, यानी कि जो चीन की वो चलती थी वहाँ पे शासन व्यवस्था, वो और चीन की संस्कृति को भी वहाँ के शासकों ने क्या था, अपनाए रखा उन्होंने, मतलब उसको बदलने का प्रयास नहीं किया। वियतनाम उस रास्ते से भी जुड़ा रहा जिसे समुद्री सिल्क रूट कहा जाता है। आपको याद, मैं बता दूँ, सिल्क रूट के बारे में आपने बहुत सुना होगा। आज से 2 या 2,500 साल पहले चाइना इसका इस्तेमाल करता था। सिल्क रूट का वो ज़मीन और समुद्रों के रास्ते होके फैला हुआ था, जिसका वियतनाम भी क्या था, एक हिस्सा था। इसके सहारे से वो अपने व्यापार करते थे। इस रास्ते से वस्तुओं, लोगों और विचारों की खूब आवाजाही चलती थी। जब व्यापार हो रहा तो लोग बाग आएंगे जाएंगे, मिलेंगे, विचार एक दूसरे के आदान प्रदान होंगे। व्यापार के अन्य रास्तों के माध्यम से वियतनाम उन दूरवर्ती इलाकों से भी जुड़ा रहता था जहां गैर वियतनामी समुदाय जैसे खेमेर और कंबोडियाई समुदाय रहते थे। अब जाहिर सी बात है, जब सामान जा रहा है तो संस्कृति भी जाएगी, लोग बाग लेके जाएंगे, वो अपने बारे में बताएंगे, वहाँ से कुछ सीख के आएंगे। तो वो गैर वियतनामी समुदायों से भी जुड़े हुए रहते थे। ये एक ऐसे ही बंदरगाह का चित्र है, आप देख सकते हैं। इस बंदरगाह का नाम है फाई फो बंदरगाह। क्या नाम है इसका? फाइफो बंदरगाह। और इस बंदरगाह की स्थापना जो थी वो पुर्तगाली व्यापारियों ने करी थी। और यह उन बंदरगाहों में से एक है जिनका यूरोपीय व्यापारी, यानी कि पुर्तगाल, यूरोप के व्यापारी जो थे, वो उनकी कंपनियां जो थी वो 19वीं सदी से के भी काफ़ी पहले से इनका इस्तेमाल कर रही थी। ये वही उनमें से एक बंदरगाह है, फाइफो बंदरगाह। कहाँ पे है ये? वियतनाम में। औपनिवेशिक वर्चस्व और उसका प्रतिरोध। अब औपनिवेशिक वर्चस्व पहले तो स्थापित हुआ होगा, जब भी तो उसका प्रतिरोध हुआ होगा। अगर वो वर्चस्व स्थापित नहीं होता तो उसका प्रतिरोध कैसा? नहीं हो सकता था। तो अब उसका उन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित किया औपनिवेशिक ने, यानी कि उन्होंने अपना उपनिवेश बना लिया। और फिर उसके बाद में उसका क्या हुआ? प्रतिरोध होना शुरू हुआ, और जिसके बाद उन्हें आज़ादी मिली। वियतनाम पर फ्रांसीसियों के कब्जे के बाद, वियतनाम पर किसने कब्जा कर लिया था अपना? फ्रांसीसियों ने। के बाद वियतनामियों की ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल गई। देखो, जब भी कोई हमारे पर कब्जा करता है ना, तो वो हमारी आज़ादी को छीन लेता है और हमें अपने तरीके से चलाने का प्रयास करता है। तो ऐसे ही उनकी भी ज़िंदगी बदल गई। जैसे हमारी बदल गई थी अंग्रेजों के गुलाम होकर, ऐसे उनकी फ्रांसीसियों का गुलाम होकर ज़िंदगी बदल गई। जीवन के हर मोर्चे पर जनता का औपनिवेशिक शासकों के साथ टकराव होने लगा कि उनकी नीतियाँ कुछ होती थी हमारे शोषण की, तो हम, जब हमारा शोषण होता था तो हम उनके साथ में टकराव होता था, लड़ते थे। फ्रांसीसियों का नियंत्रण सबसे ज़्यादा तो किस किस में था? वियतनाम की सैनिक और आर्थिक मामलों में दिखाई देता था। देखो, जो भी कोई देश किसी देश को उपनिवेश बनाता है ना, तो वो सबसे पहले सिर्फ 2 ही चीज़ों में अपना आपको, मतलब शक्तिशाली वहाँ पे स्थापित कर लेता है। एक तो सैनिक व्यवस्था में वहाँ की, और एक आर्थिक व्यवस्था में। तो जब ही वो देश को गुलाम बना सकता है। लेकिन वियतनामी संस्कृति को तहस नहस करने के लिए भी उन्होंने सुनियोजित प्रयास किए। और फिर क्या किया जाता है बाद में? उसकी जो संस्कृति होती है या जो साहित्य होता है वहाँ का, उसको बिगाड़ा जाता है, उसको तहस नहस किया जाता है, और अपने साहित्य को वहाँ पर थोपा जाता है उन लोगों पर। फ्रांसीसियों और उनके वर्चस्व का एहसास कराने वाली हर चीज़ के खिलाफ वियतनामी समाज के हर तबके ने जमकर संघर्ष किया। यानी कि जब वो उनकी चीज़ों को तहस नहस करने लगे, उनकी संस्कृति को नुकसान पहुंचाने लगे, तो इसके खिलाफ वहाँ के हर एक तबके ने, समाज के हर एक तबके ने क्या करता, वहाँ पे संघर्ष किया। और यहीं से वियतनाम में राष्ट्रवाद के बीज पड़े। यहीं से किसके बीज पड़ते हैं जी? वियतनाम में राष्ट्रवाद के बीज पड़े। ये भी एक ऐसी चित्र है, ये फ्रांसीसी सैनिक है जिसको वियतनामी सैनिकों ने इसको मार दिया। और ये सैनिक भी कोई छोटा मोटा नहीं है, भी इसके बारे में भी आप पढ़ते हैं हम कि ये कौन था। न्यूगेन राजवंश के खिलाफ चढ़ाई का नेतृत्व, यानी कि जो न्यूगेन राजवंश था वियतनाम का, उसके खिलाफ, यानी कि उसको हटाने के लिए चढ़ाई का नेतृत्व किसे दिया गया था? फ्रांसीसी अफसर, फ्रांसीसी गार्नियर की दरबारी सिपाहियों के हाथ के हत्या का दृश्य है ये। फ्रांसीसी अफसर था एक, फ्रांसीसी गार्नियर उस फ्रांसीसी दल का सदस्य था जिसने मैकोंग नदी की खोज की थी। किसकी खोज की थी? मैकोंग नदी की। और 1873 में फ्रांसीसियों ने गार्नियर को उत्तर में स्थित टोंकिन प्रांत में फ्रांसीसी उपनिवेश स्थापित करने का जिम्मा सौंपा था। गार्नियर को ये जिम्मा सौंपा गया था कि आप जो है फ्रांस का उपनिवेश टोंकिन प्रांत में स्थापित करेंगे वियतनाम के। उसने टोंकिन की राजधानी हुनोई, टोंकिन की राजधानी क्या? हुनोई पर हमला किया, लेकिन वह इस युद्ध में खुद मारा गया। ये उसी का चित्र है कि ये गवर्नई है जिसको मार दिया था वहाँ के वियतनाम के सैनिकों ने, यानी कि टोंकिन के सैनिकों ने। फ्रांसीसी सेना ने पहली बार फ्रांस में कब डेरा डाला? देखो, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है, विश्व इतिहास से एक रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि फ्रांसीसी सेना ने जो था वो पहली बार वियतनाम में कब डेरा डाला था? 1858 में। 80 के दशक, यानी कि 1858 से 1880 के दशक के मध्य तक आते आते उन्होंने देश के उत्तरी इलाके पर, यानी कि ऊपर का जो इलाका था हमारा, हुनोई शहर जहाँ पे था, उसके इलाके पर एक मजबूत कब्जा जमा लिया। और फ्रांस, चीन,
युद्ध के बाद उन्होंने टोंकिन और अनाम भी एक वहाँ पे जगह है, उस पर भी कब्जा कर लिया। और 1887 में उन्होंने फ्रेंच इंडो चाइना का गठन कर दिया। ये भी एक क्वेश्चन निकल गया कि फ्रेंच इंडो चाइना का गठन कब हुआ था? 1887 में। कब हुआ था जी? आपका 1887 में हुआ था। बाद में के दशकों में एक और फ्रांसीसी शासक वियतनाम पर अपना जो था कब्जा जमाते गए, और दूसरी तरफ वियतनामियों को यह बात समझ में आने लगी कि फ्रांसीसियों के हाथों वे क्या क्या गवा चुके हैं। देखिए सीधी सी बात है कि जब वो कब्जा करेंगे तो वो हमारी चीज़ों को हड़पेंगे, तो वहाँ के लोगों को भी समझ में आने लगा कि हम इनके हाथ क्या क्या अपने को गवा चुके हैं। और इसी सोच विचार और जद्दोजहद से वियतनाम में कौन सा प्रतिरोध उत्पन्न हुआ? राष्ट्रवादी प्रतिरोध उत्पन्न हुआ। यानी कि जब वहाँ के लोगों ने समझ लिया कि हम लोग इनके हाथों, यानी कि विदेशी फ्रांसीसियों के हाथों जो है वो क्या क्या गवा चुके अपने देश का, तो तभी उनके अंदर राष्ट्रीय प्रतिरोध की भाव जो था वो विकसित हुआ। ये वही फ्रांसीसी अन्वेषण बल द्वारा तैयार किया गया मेकॉन्ग नदी का उत्कीर्ण चित्र है। अन्वेषण का मतलब होता है खोजकर्ता, जिसका कौन था? गार्नियर भी उस दल में सम्मिलित था, जिसको वहाँ के टोंक शहर के जो थे वो टोंकन के सिपाहियों ने उसे मार दिया था। तो ये मेकॉन्ग नदी का ही एक दृश्य है। अन्वेषण का मतलब खोज उन्होंने करी थी, किसकी? मेकॉन्ग नदी की। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मशहूर नेत्रहीन शायर, ये भी वियतनाम के एक शायर हैं। इन्होंने कहा था कि नाम क्या है इन शायर का? नेग्यून दिन्हा चिऊ। क्या नाम है इनका? नेग्यून दिन्हा चिऊ। इनकी एक ये बहुत बढ़िया कविता है। इन्होंने 1822 से 1888, मतलब ये इनका जीवन काल रहा है, ने अपने देश की दुर्दशा पर शोक व्यक्त करते हुए ये कहा, वो नेत्रहीन थे, उनकी आंखें नहीं थी। नेत्रहीन का मतलब होता है जिनकी आंखें नहीं हो, वो नेत्रहीन कहलाते हैं। मैं चिर अंधकार में जीने को तैयार हूँ। चिर मतलब घोर अंधकार, जिसमें कहीं उजाला ना हो। गद्दारों का मुंह देखना मुझे मंजूर नहीं। गद्दारों का मुंह देखना मुझे मंजूर नहीं। मुझे कोई आदम जात ना दिखे, कोई बात नहीं। आदम जात का मतलब कोई आदमी मुझे ना दिखे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं। किसी इंसान की पीड़ा मुझे मंजूर नहीं। किसी इंसान की पीड़ा, कोई अगर इंसान उस परेशानी में हो तो वो मुझे मंजूर नहीं। मैं कुछ देखूं, कोई बात नहीं, देखूं या ना देखूं उसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वतन को छिन्न भिन्न होते नहीं देख सकता। वतन मतलब वो अपने देश को जो फ्रांसीसी जो लूट रहे थे वो उसको नहीं देख सकते। देखिए उस समय में जो है ना, अपने आप को विकास करने के लिए यूरोपियों को लगता था कि हमारे उपनिवेश होने चाहिए, इसलिए वो बाहर निकलते थे और अपने उपनिवेश बनाया करते थे। तो चलिए समाप्त करते हैं आज की अपनी क्लास को, और कल जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा हमारा फ्रांसीसियों को उपनिवेश की ज़रूरत क्यों थी। इसका मैंने कुछ थोड़ा सा हिंट आपको दे दिया कि उपनिवेश की ज़रूरत उन्हें क्यों पड़ती थी, कि वो अपने विकास के लिए समझते थे कि उपनिवेश जरूरी है, हमें वहाँ से संसाधन प्राप्त होंगे जो हमारे देश का विकास करेंगे। तो यही था, इसलिए यही एक सोच थी फ्रांसीसियों की भी कि उपनिवेशों की ज़रूरत उन्हें क्यों थी। ऐसी ब्रिटेन वालों की सोच थी, यही पुर्तगाल की सोच थी, यानी कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज ने बाहर निकल के और देशों को गुलाम बनाया तो उनकी यही सोच थी उपनिवेश बनाने के पीछे, कि अपने आप का विकास करना और उनके संसाधनों को अपने विकास के लिए इस्तेमाल करना। तो आशा करता हूँ कि आपकी वीडियो, आज की वीडियो जो आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि और भी लोग ये समझ सकें कि विश्व इतिहास में क्या क्या घटनाएं घटी हैं और उनको कैसे समझना चाहिए। तो धन्यवाद।